जन्नत के पत्ते बाब नंबर 6। फिर जिस रोज उसने आयशे के साथ उन दोनों बहनों के कमरे की सेटिंग तब्दील करने का प्रोग्राम बनाया, उसी सुबह उसने जहान को अपना नंबर मैसेज कर दिया बगैर किसी बात के। जब वो आयशे के हमरा बड़ा बेड अंदर रखकर और छोटा बेड बाहर निकाल कर शावर लेने के बाद तौलिए से बाल थपथपाकर सुखाती बाहर आई तो बेड पे रखा उसका मोबाइल बज रहा था, जहान कॉलिंग। अम्मा से जब उसने जहान का नंबर लिया था तो सिर्फ मोबाइल में महफूज ही नहीं किया बल्कि ज़बानी याद भी कर लिया। अगर कभी दोबारा अस्सलाम वालेकुम, उसने एक दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ फोन हाथ कान से लगाया। दूसरे हाथ से वो तौलिया नरमी से गीले बालों में रगड़ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो भी दूसरी तरफ बहुत अच्छे मूड में था। बहुत अच्छी, और तुम? जैसे पहले था। और तुमने फ़ोन ठीक करा लिया? मम्मी कह रही थी तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया था। हाँ, बहुत कुछ ख़राब हो गया था। वैसे भी एक एक दो रोज़ पहले नया फ़ोन लिया है, वो तौलिया कुर्सी की पुश्त पे डालते हुए बोली। फिर तो बहुत जल्दी नंबर दे दिया तुमने। मुझे तवक्का नहीं थी कि किसी को भी मुझसे बात करने की जल्दी होगी, इसीलिए। अच्छा, अपना ये तंज छोड़ दो, मुझे बताओ तुम रोम में हो? मैं ज़रा मज़ाफ़ात में आया हुआ था, तुम्हारे कैंपस से 10 मिनट की ड्राइव पे हूँ। चलो फिर साथ लंच करते हैं। उसी पल आयशे कुछ लेने कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रुक गई। वो मुतज़ब्ज़िब सी फ़ोन पे कह रही थी, नहीं नहीं, मैं अभी कैंपस। तो आयशा ने लम्हे भर को गौर से उसे देखा और फिर जैसे समझकर सर हिलाती आगे आई और राइटिंग टेबल पर रखे मग से पेन निकाला। नोटपैड के ऊपरी सफ़े पे कुछ लिखकर उसने पेड़ उसे थमाया, फिर खुद बाहर चली गई। हया ने रुक कर सफ़े पे लिखे अल्फाज पढ़े। सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता। हया दूसरी जनिब वो पूछ रहा था। जहान में बेवकदा में हूँ, वो पेट पकड़े उसी पे लिखी तहरीर को देखते हुए बोली। ओह, फ्रेंड्स ट्रिप था कोई? मुझे पहले बता देती तो। मैं इधर कुछ दिन से रह रही हूँ, मेरे फ्रेंड का घर है इधर। और फिर तुम्हें क्या बताती, तुम तो हमेशा मसरूफ होते हो। उसने जुमले का रुख बदला और वो दिमागी पोजीशन में आ गया। इतना मसरूफ कहाँ होता हूँ? फिर कल मिलते हैं, तुम कल बेवकदा आ जाओ, क्योंकि मैं तो चंद दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ इधर ही रहूंगी। कल मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, परसों? मैं अगला सारा हफ्ता मसरूफ हूँ। तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। उसने ठक से फोन बंद कर रख दिया। जहाँ उसने झुंझलाकर फोन कान से हटाया। उस शख्स को कोई पता नहीं चलता कि कब कब क्या बुरा लग जाए। बाहर से बहारें फिर से आवाजें देने लगी थी। हया, ये करीमी आई क्या है? कोई हिंट दे दो। जो भूजेगा गिफ्ट उसी का होगा। उसने जवाबन जोर से आवाज दी। बहारें फौरन खामोश हो गई। अब्दुर्रहमान का तोहफा किसी दूसरे से शेयर करने का तस्वुर भी उसके लिए सोहान रूह था। इसी सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पे जहान का नंबर जल बुझ रहा था। उसने खमार आलूदा सा हेलो कहते हुए फोन कान से लगाया। मैं फिर से बेवकदा आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पे पहुंच जाओ। क्या? वो एक झटके से उठ बैठी। तुम आ रहे हो? उसके लहजे में सारे जमाने की खुशी दर आई थी। हाँ, मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ भी नहीं होना चाहिए, वो हंस कर बोला। वो लहाफ फेंक कर बाहर को अब भागी। आयशे किचन में काम करती नजर आ रही थी। बाहर एक कुर्सी पे बैठी नाश्ता कर रही थी। आज तुम जंगल नहीं जाओगी, बस ये मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने कहा है कि तुम्हें पूरा सबक दोबारा याद करने की जरूरत है। मगर आयशे बहार ने मुंह बसुर कर प्लेट पर हटाई। आयशे, मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौकट में आन रुकी। मेरा कजन आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है, फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाती तैयार होकर वापस भाग गई। 2 रोज कबल हलीमा आंटी ने आयशे के हाथ उसके लिए एक मैरून रंग का शीशों के काम वाला कुर्ता भेजा था। उसने नीली जीन्स पे वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों पे उसने आयशा का मैरून पोंचो पहन लिया था। बहारे को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोर्ट पर आ गईं। फेरी अभी 5 मिनट पहले कबल पहुंचा था। टूरिस्ट का एक बहरे बेकरां उससे उतर रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मुतलश निगाहों से देखने लगी। तभी उसे जहान नजर आ गया था। वो नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले सामने से चलता हुआ आ रहा था। उसने भी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जहान को अपने करीब देखकर वो बे इख्तियार मुस्कुरा दी। जहान, ओह हियर। उसने हाथ ऊंचा करके हिलाया। जहान ने देख लिया था, तभी धीमा सा मुस्कुराता उसकी तरफ आ गया। आओ, तुम तो टाइम पे पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है आयशे गुल, मैं उसी के साथ रह रही हूँ। और आयशे, ये मेरा कज़न है जहान सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। आयशे ने अपने नर्म अज़ली खुशी और अखलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उसने मुस्कुराते हुए सर को जुम्बिश दी। तो तुम उनकी बिन बुलाए मेहमान बनी हुई हो? अरे नहीं, बिन बुलाए क्यों, हमने तो खुद हया को बिसिद असरार चंद दिन यहाँ रुकने का कहा है। आयशा जरा झिम गई। फिर थोड़ी देर ही वो रुक पाई कि उसे जंगल जाना था। वो चली गई तो वो दोनों बंदरगाह से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में बलबूस वो दो सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे।
तुम्हारा फ़ोन इतनी अफ़रा-तफ़री में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मैं बाज़ार में रेस्टोरेंट के खुले फ्रंट से इश्तिहा अंगेज़ सी खुशबू बाहर आ रही थी। फिर आ जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ, मगर पे मैं करूँगा। उसने वॉलेट निकाल कर चंद रुपए निकाले। तुर्क रस्म रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेज़बान करता है, और इधर मैं हूँ जहान। छोड़ो तुर्क रस्म को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र तुम्हें याद तो रहा। उसने नोट पकड़े और रेस्टोरेंट की कतार के सिंध चली गई। वहां सड़क की एक तरफ रेस्टोरेंट्स थे और दूसरी तरफ कतार में बेंच और मेजें ऐसी लगी थीं जैसे किसी चर्च में लगी होती हैं। दरमियान में खुली सुरमई सड़क थी जो गुज़श्ता रात की बारिश से अभी तक नम थी। जहान एक बेंच पे बैठ गया और कोहनियां मेज पे रखकर दोनों मुठियां बाहम मिलाकर होंठों पर रखे उसे देखने लगा, जो सड़क के पार एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। चंद सानी के बाद वो पलटी तो उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफी के कप और सैंडविच रखे गए थे। उसने सड़क पार की और ट्रे मेज पर जहां के सामने रखी। शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर कहते हुए एक कप उठाया। और अब तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ, बहुत रह लिया इधर। क्यों? कॉफी का कप लबों तक ले जाते हुए वो बेसाख्ता रुकी थी। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। सिर्फ मम्मी? उसने आजर्दगी से सोचा, फिर से झटक कर फीका सा मुस्कुराई। तो फिर जहान सिकंदर 1 घंटे की मुसाफत तय करके मुझसे मिलने आने का एहसान कितनी देर तक जताएंगे? करीबन। जहान मुस्कुरा कर कुछ कहते कहते रुका, उसकी आंखों में उलझन भरी। तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है? उसकी निगाहें हया के चेहरे पर से फिसलती गर्दन तक जाती और होंठ और गर्दन पे तुम्हें चोट लगी है? हाँ, बहुत गहरी चोट लगी थी। कैसे? वो जरा तफक्कुर से कहता आगे को हुआ और कप मेज पर रखा। मैं गिर गई थी, बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए भी कहीं दूर चली गई थी। ओह, अब ठीक हो? हया ने जवाबन इस बात में सर हिला दिया। और तुमने अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से दोस्ती करना कब से शुरू कर दी? जब से अपनी उम्र वाले साथ छूट गई। एक भूजल से खामोशी दोनों के दरमियान हाइल हो गई। एक न खत्म होने वाले कर्ब ने सड़क के किनारे लगे बेंचेस की कतार को घेरे में ले लिया। करीब में एक बच्चा 3 गेंदें जो मोटे मोटे जर्द लीमू से मुतशाबह थीं यूं उछालते चला आ रहा था कि कोई गेंद गिरने न पाती थी। खैर, ये दो बहनें उम्र में इतनी छोटी नहीं हैं, बस चेहरे से लगती हैं। आयशा 20 साल की है और छोटी बहारें 9 साल की। उन्होंने मेरी मदद की थी, यूं हमारी दोस्ती हो गई। कैसी मदद? मेरे बालों पे कुछ गिर गया था हादसाती तौर पर, वो आयशा ने उतार दिया। मगर तुम फिक्र ना करो, अब सब कुछ पहले जैसे हो गया है। मगर कुछ तो बदला है। हया वो का कॉफी के घूंट लेता जरा उलझन से उसको देख रहा था। हाँ, कुछ तो बदला है। वो इस बात में सर हिलाकर गेंदों का करतब देखाते लड़की को देखने लगी। एक डोली था जो किसी निगरान फरिश्ते की तरह उसका पहरा दिया करता था। एक मेजर रहमत था जो उसकी खामोशी सुनने के लिए 3 घंटे तक फोन कान से लगाया रहता था। एक अब्दुर्रहमान था जो दूसरे मुल्क में होने के बावजूद उसकी मदद के लिए आता था। और एक जहान सिकंदर था जो उसकी एक वजाहत पे मुतमईन हो जाता था, जो उसके चेहरे के जख्म तो देख सकता था मगर उनके पीछे उसकी जली हुई रूह से नजर नहीं आती थी। जो नजर आता था वो तो सब देख लेते हैं, जो नजर नहीं आता वो कोई ही देख सकता है, और जहान ऐसे लोगों में शामिल नहीं था। दफतन मैसेज टून बजी तो जहान ने मोबाइल जेब से निकाल और देखा, मम्मी को बताकर नहीं आया था। अब उनकी तफ्तीश शुरू हो गई है। वो पैगाम का जवाब टाइप करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम जितनी इनके मानते हो मैं जानती हूँ, वो मुझसे कुछ मनवाती नहीं है, वरना शायद मैं वाकई उनकी मानता। मैंने पैगाम भेजकर सेल फोन वहीं मेज पर रख दिया। हया ने एक नज़र उसके फोन को देखा। तो वो समवन स्पेशल कौन था जिसने तुम्हें ये गिफ्ट किया था? जहां ने मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम रख लो, मैं और ले लूंगा। इतने सवाल पूछती हो ना तुम मेरे फोन के बारे में। हया ने फोन उसके हाथ से लेकर वापस मेज पर रखा। बात को मत टालो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, तुम फिक्र ना करो, किसी लड़की ने नहीं दिया, ये मेरा ऑफिशियल फोन है। मेरी जॉब का फोन मेरे बॉस ने दिया था। तुम्हारा बॉस? उसकी आंखों में उलझन उभरी। मगर तुम तो अपना काम करते हो ना? हमेशा से तो अपना नहीं करता था। ये रेस्टोरेंट तो 1.5 2 साल पहले खोला था। इससे पहले तो बहुत सी जॉब्स की हैं। वो जर्द गेंदे उछालते बच्चे को देखकर धीमा सा मुस्कुरा कर कह रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में कोई ऐसा नरम तासुर था जो हया ने सिर्फ एक दफा देखा था, जैसे वो कुछ याद कर रहा था, कोई गुमगश्त किस्सा। एक बात कहूँ जहान, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जॉब और अपना बॉस बहुत पसंद था। वो बगौर उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए बोली तो जहान ने बुरी तरह से चौंक कर उसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी अपने बॉस और जॉब का जिक्र करते हुए तुम्हारी आंखों में जो चमक और मोहब्बत दराई है ना, ये मैंने पहले तब देखी थी जब तुम हमारे किचन में मुझे उस स्पेशल गिफ्ट के बारे में बता रहे थे। जो अब भी ये सब कहते हुए तुम्हारा चेहरा एकदम से इतना ग्लो करने लग गया कि मुझे लगा इस जिक्र से वाबस्ता कोई खास याद तुम्हारे जहन में चल रही है।
तुम तो चेहरे पड़ने लग गई हो। वो दे जैसे संभल कर मुस्कुराया। बताओ ना, तुम्हें अपनी पिछली जॉब बहुत पसंद थी? हाँ, बहुत ज्यादा, बड़े एड्स थे तब। अपनी राजधानी, अपनी जगह की बात ही कुछ और होती, और अपने चेहरे के तासुरात को हमवार रखे दोबारा कहीं पीछे न जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? बाज दफे इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी सल्तनत से खुद को खुद जलावतन करना पड़ता है। उन शहजादों के जजीरे को तुर्क में अदालार कहते हैं, क्योंकि यहाँ उन शहजादों को जलावतन करके भेजा जाता है। जो सलातीन को अपने तख्त के लिए खतरा समझते हैं, वो बात को कहीं और ले गया। हाँ, और मैं सोचती हूँ जहान वो जलावतन शहजादे अपने पुराने शाहाना दौर को कितना याद करते होंगे, और जो खुद को खुद से ही जलावतन कर देते हैं, उनकी याद में तकलीफ भी दर आती होगी। फिर उसने धीरे से सर झटका। आओ समुद्र पे चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साहिल समुद्र पे पत्थरों की कतार पे बैठे रहे। हवा से हया के बाल उड़ उड़ कर जहाँ के कंधे से टकरा रहे थे, मगर वो उन्हें नहीं समेट रही थी। वो भी खामोशी से जीन्स की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है? रिनोवेशन करवा रहा हूँ। मेरी लैंड लेडी को भी कोई लॉयर कर रही है मेरे खिलाफ। मेरी ये समझ में नहीं आता कि उसके पास एकदम से खुद के इतना पैसे कहाँ से आ गए कि वो इतना महंगा लॉयर कर सके। हया का दिल आज़ादगी के समुद्र में डूब कर उभरा। वो जानती थी कि अचानक से उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। वो सब उसकी गलती थी। तो तुम अब क्या करोगे? आजकल बस छुपा हुआ हूँ, इसीलिए रेस्टोरेंट से भाग कर इधर आ गया हूँ। जरा लो प्रोफाइल रखी हुई है। वो धीरे से हंसकर बोला। तुम उससे इतने डरते हो? डरता तो मैं फुरकान मामू और साइमी मामी के सिवा किसी से नहीं हूँ। समंदर की एक तेज लहर आई और उनके कदमों को भिगोकर वापस पलट गई। ओह, फुरकान मामू की बेटी की मंगनी हो रही है। उसे अचानक याद आया। हैरत से रुक कर उसे देखने लगी। इरम की? कब? किससे? कल रात मामी का फोन आया था, मम्मी को उन्होंने ही बताया। फंक्शन तो मालूम नहीं कब है, अलबत्ता रिश्ते तय हो गया है, मगर किससे? फुरकान मामू के किसी दोस्त की फैमिली है। जरा तफसील मुझे नहीं मालूम। वो शाने उचका कर बोला। वो दोनों फिर से चलने लगे थे। इरम नहीं मानी होगी, ताया ने जबरदस्ती होगी, वो यही सोच रही थी। तुम्हें पता है जहान, अम्मा अब्बा और ताया ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रोहेल से हो। अब पता नहीं ताया ताई ने कहीं और क्यों कर दिया रिश्ता, मगर रोहेल तो वो कुछ कहते कहते एकदम रुका। जिंदगी में पहली दफा उसे लगा कि जहान के लबों से कोई बात गैर इरादी तौर पर फिसली थी। मगर रोहेल क्या? वो उसे चौंक कर देखने लगी। रोहेल की तो अभी काफी स्टडीज रहती हैं। वो बात बदल गया था। वो शर्तिया कह सकती थी। रोहेल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी वो तभी वहां आने वाला होगा। जवाबन जहान ने एक गहरी परखती नजर उस पर डाली। तुम्हारा रोहेल से रब्ता है? जहान फुप्पो ने एक दफा बताया था कि तुम लोग इन टच हो। उसने अपनी पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दिए। हाँ, कभी बात हो जाती है। मैं उससे मिला था अमेरिका में। अच्छा, कब? उसने तो नहीं बताया। वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए हैं। वो शाने उचका कर बोला। उसे बहुत हैरत हुई थी। एक तो अब पता नहीं उसके घर वालों की हर बात अपने तक महदूद रखने का क्यों शौक था। अभी पाकिस्तान में उसने अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो उसे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को सब पता था, और अब रोहेल जहान से मिल भी चुका था, मगर उसने कभी नहीं बताया। आज तो वो रोहेल से जरूर पूछेगी, उसने तहिया कर लिया था। लहरें उसी तरह उमड़ उमड़ कर उनके पैर छू रही थी। जहान, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो जरा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, उनसे मोती निकलेंगे। वाकई? अब देखते हैं कि तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ गई। उन दोनों को एक एक सीप ही मिली। हया ने दूर बैठे टूरिस्ट की एक टोली से एक बड़ा छुरा लिया, और वो जो फ्रूट काटने के लिए लाए थे, और जहां के पास वापस पत्थरों पे आ बैठी। पहले उसने अपनी सीप खोली, वो खाली थी। मोलस्क पे खून के कतरे लगे थे। उसने मायूसी से फिर छुरा जहान की तरफ बढ़ा दिया। जहान ने ब्लेड सीप के खोल के दरज में रख कर एहतियात से उसे काटा और किताब की मानंद उसे खोल दिया। जहान, हया ने गर्दन आगे करके देखा। मोज के खून आलूदा लोथड़े की ईंट ऊपर कतार में मटर के दानों जितने 3 सफेद मोती जगमगा रहे थे। वो मुत्तहिर से उन चमकते मोतियों को देख रही थी। जहान ने छुरी की नोक से मोती उखाड़े, उनको पानी से धोया और जेब से एक टिश्यू निकाल कर उनमें लपेटा। ये तुम्हारे हुए। उसने टिश्यू हया की तरफ बढ़ाया। उसने धीरे से नफी में सर हिलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? वो अभी तक उसी लम्हे की जेर असर थी। ये लड़कियों के शौक होते हैं, मैं इनका क्या करूंगा? वो लापरवाही से बोला था। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर ये बहारे गुल के निकलते तो इसके लिए कितने कीमती होते? उसकी जिंदगी का वाहिद मसला मोती है, जो उसकी सीप से कभी नहीं निकलते। उसने बेदिली से टिश्यू थाम लिया। उसे अपने निकले मोती से ज्यादा खुशी कोई शे नहीं दे सकती थी।